अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम जेंडर स्टडीज़ के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ आल्सो अ केस स्टडी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने एक केस स्टडी डिस्कस की थी और जो काम था किसका, दैट वर्क वाज आल्सो डन बाय शर्मीन उबैद चिनॉय। और आज का जो सेविंग फेस हम जिसको डिस्कस करेंगे केस स्टडी को, ये भी शर्मीन उबैद चिनॉय का ही काम है। तो बेसिकली वो क्योंकि प्रोफेशनल फिल्मेटोग्राफ़र है तो वो मूवीज़ बनाती है और जो वेमेन के इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर उनको हाईलाइट करती है। और सेविंग फेस जो है इसके अंदर उसने जो मेन टॉपिक कवर किया है या जिस टॉपिक के ऊपर उसने ये मूवी बनाई है दैट इज़ एसिड थ्रोइंग। कि पाकिस्तान के अंदर जो एसिड थ्रोइंग है ये पाकिस्तान के अंदर कमिट की जाती है और डिफरेंट रीज़न्स हैं जो आगे हम जाकर डिस्कस करते हैं कि वो क्यों की जाती है और मूवी के अंदर उसने क्या कवर किया। तो टॉपिक मैंने बता दिया, सेविंग फेस का जो था वो एसिड थ्रोइंग है। तो मूवी, पहले हम वो जो मूवी बनाई उसने उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम उसका इम्पैक्ट देखेंगे और फिर एनालाइज करेंगे उसको, क्योंकि डिफरेंट एंगल से पूछा जा सकता है। और 2020 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था जेंडर स्टडीज़ के अंदर। अ गर्ल इन अ रिवर के साथ दूसरा जो टॉपिक 10 नंबर का था वो सेविंग फेस था इसके ऊपर। तो हम डिस्कस करते हैं कि मूवी के अंदर था क्या। मूवी के अंदर बेसिकली उसने कुछ केस स्टडीज़ ली, कुछ वेमेन थी, कुछ विक्टिम्स हैं जिनको उसने कवर किया और उनसे उनकी वजूहात पूछी उसके उस एसिड थ्रोइंग की, कि उनके ख़िलाफ़ ये एसिड थ्रोइंग क्यों की गई, किसने फेंका। तो इससे ज़्यादा उसके अंदर कुछ नहीं है और उन्होंने अपनी डिटेल बताई। एक लड़की थी जिसका उसके हस्बैंड के साथ इशू हुआ और उसके हस्बैंड से जब उसने डिमांड की डिफरेंट चीज़ों की तो उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर एसिड थ्रो कर दिया। और फिर उसके अगेंस्ट उसने क्या किया, लीगल जो उसके पास एक तरीका था वो कोर्ट गई, उसने वकील किया और उसके अगेंस्ट उसने जो लीगल वे था वो अडॉप्ट करते हुए उसको सज़ा दिलवाई। इसी तरीके से एक और लड़की थी जिसमें क्या हुआ कि वो जो थी वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनी। वो विक्टिम जो थी उसमें उसका इशू हस्बैंड के साथ क्या था कि हस्बैंड ने वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस कमिट किया उसके अगेंस्ट और उसके रिज़ल्ट में क्या हुआ कि हस्बैंड ने गुस्से में उसके मुंह पे तेज़ाब फेंक दिया और फिर ब्लैकमेल किया कि वो बाहर किसी को ये नहीं बताएगी कि उसके हस्बैंड ने तेज़ाब फेंका, बल्कि ये बताना है कि उसको किसी तरीके से या किसी वजह से आग लग गई कमरे के अंदर। तो इस तरीके से डिफरेंट रीज़न्स हैं उस मूवी के अंदर जो दो चार उसने बताई या उन लड़कियों ने बताई जिनको उसने हाईलाइट किया। फिर उनके अंदर डिफरेंट एक एक दो सेमिनार्स भी कंडक्ट किए गए कहीं इस्लामाबाद होटल के अंदर और उनके अंदर उन लड़कियों ने अपनी डिमांड्स भी बताई कि वो डिमांड क्या करती हैं अब। और वहाँ पर सेमिनार के अंदर जो लोग मौजूद थे उन्होंने क्या बताया कि लॉ मेकिंग या इन लोगों की जो सज़ा है जो एसिड थ्रो किया जिन्होंने, उनकी क्या होनी चाहिए। तो लोग क्या कह रहे हैं या वो औरतें क्या कह रही हैं कि अगर एक लड़के ने किसी लड़की के मुंह पे तेज़ाब फेंका है तो उसके मुंह पर भी तेज़ाब फेंका जाए। इसका हल ये है। दूसरा, कुछ लोगों ने कहा कि उनको सज़ाए मौत दे दी जाए, पब्लिक हैंगिंग की जाए। तो क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो लेजिस्लेशंस के अंदर उस तरीके से अप्लाई नहीं की जा सकती, इनको लॉ मेकिंग के अंदर नहीं लाया जा सकता, तो ये चीज़ें जो हैं वो फॉलो नहीं की गई। तो बट आगे हम देखते हैं कि वो लॉ जो अगर बना तो वो क्या बना और पहले क्या लॉ मौजूद था। अब इसका इम्पैक्ट क्या था। ये मूवी बनी, डिफरेंट विक्टिम्स को उसने कवर किया, उन्होंने रीजंस बताई, डिमांड्स बताई अपनी। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। इम्पैक्ट ये पड़ा कि पाकिस्तान के अंदर एसिड थ्रोइंग के ऊपर कोई प्रॉपर लॉ था ही नहीं कि जो ये बताता कि एक बंदे ने एसिड थ्रो किया। अब ये जो विक्टिम्स थी उनमें से कुछ जो थी वो तो उनके हस्बैंड थे वो बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करती थी, तो उन्होंने तो कोई लीगल कोर्ट या किसी फोरम को तो कांटेक्ट ही नहीं किया। बट एक औरत जो थी, लड़की जो थी, उसने क्या किया कि उसने लीगल तरीके के साथ कोर्ट तक जब वो गई, एक वकील की, तो उसमें क्या हुआ कि उसको ये पता चला कि लॉ है ही नहीं पहले से कोई खास मौजूद और जिन लोगों के अगेंस्ट जो विक्टिम्स बनी हैं उनके अगेंस्ट जिन लोगों ने ये काम किया, मतलब उसके हस्बैंड ने अगर ये किया तो वो आज़ाद घूम रहे हैं बाहर।
उनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग जो सेंटेंसेस हैं, जो सज़ाएँ हैं, वो डिफ़ाइन नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इसका सबसे बड़ा जो इम्पेक्ट पड़ा इस मूवी का वो ये था कि शर्मीन उबैद चिन्नॉय जो थी वो नवाज़ शरीफ से मिली उस वक्त 2016 के अंदर, और रिजल्टेंटली क्या हुआ, एक कानून साजी की गई, और कानून साजी ये की गई कि उसकी सज़ा डिफ़ाइन की गई लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कि वो सारी ज़िंदगी जो है वो उम्र कैद काटेगा, जो आइंदा ये काम करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उसकी, जिसके ज़रिए उसने ये सज़ा डिफ़ाइन करवाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इससे पहले मैंने जैसे बताया कि कोई प्रॉपर कानून एग्ज़िस्ट ही नहीं करता था जिसके तहत इन लोगों को, इन कल्प्रिट्स को सज़ा दी जाती। अब ये तो मूवी हो गई और उसका इम्पैक्ट हो गया। एनालिसिस क्या है, ये हम अपनी तरफ से अब एनालिसिस करेंगे कि अगर क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आ जाता है और वो पूछ लेता है तो हम क्या उसके ऊपर एनालिसिस दे सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान के अंदर आज भी एसिड थ्रोइंग जैसे घिनौने काम होते हैं, और जिसकी एक क्लियर एग्जांपल ये है। फिर ये कि ये होते क्या हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल वायलेंस के अंदर ये लाए करते हैं, कि ये एक डोमेस्टिक वायलेंस है, इवन कि हस्बैंड अपनी वाइफ के अगेंस्ट जो है ये कमिट कर लेता है, जो कि उसकी सारी ज़िंदगी के लिए एक सज़ा बन जाती है। दूसरा ये कि सेक्सुअल वायलेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक ट्रेडिशनल रीज़न है हमारी जैसी सोसाइटी के अंदर, कि क्या है कि एक लड़का डिमांड करता है लड़की से अपनी शादी की, वो नहीं मानती किसी भी वजह से, तो वो लड़का क्या करता है, उसके मुंह पे तेज़ाब फेंक देता है। या पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ के अंदर लड़कियों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर वो निकलती है तो क्या होता है, उसके मुंह के ऊपर तेज़ाब फेंक देता है घर का कोई बंदा, उसका भाई, उसका फादर या कोई भी। तो ये वजूहत हो सकती हैं, और इस तरीके की चीज़ें पाकिस्तान में आज भी मौजूद है। दूसरा ये कि सीरियसनेस ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट क्या थी, कि एक मूवी के ज़रिए एक इशू इमर्ज हुआ जिसके ऊपर स्टेट ने और या गवर्नमेंट ने अपनी इतनी ज़्यादा सीरियसनेस दिखाई कि फ़ौरन से उसके बारे में लेजिस्लेशन की, और लेजिस्लेशन भी सख्त किस्म की जिससे लाइफ इम्प्रिजनमेंट डिफ़ाइन कर दी उसके लिए। और इससे क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन होती है, वीमेन को प्रोटेक्शन दी जाती है कि आइंदा कोई भी अगर इसके अगेंस्ट, वीमेन के अगेंस्ट कोई ऐसा काम करेगा एसिड थ्रोइंग जैसा, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट फेस करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब बंदा इस सज़ा को सोचेगा तो वो फिर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि फिर उसने सारी ज़िंदगी जेल में काटनी है। तीसरा ये कि ये पेट्रियार्की को रेडिकेट करती है। कैसे करती है, जब वीमेन की प्रोटेक्शन होती है, वीमेन को प्रोटेक्ट किया जाता है एक पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर, तो उससे ज़ाहिर है पेट्रियार्की रेडिकेट होती है। और कैसे हो रही है कि इस तरीके की सोसाइटी के अंदर जब ये कानून बन गया जिससे सज़ा इतनी सख्त किस्म की है, तो वो जो सोसाइटी सपोर्ट करती थी उस बंदे को जिसने एसिड थ्रो किया, तो आइंदा वो सोसाइटी भी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। और अगर सोसाइटी करेगी भी, सपोर्ट करेगी भी, तो वो बंदा जो ये कर सकता था वो आइंदा ये काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से डिफरेंट एंगल से हम इसको, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की सेविंग फेस केस स्टडी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। 2020 के अंदर जैसे पूछी गई तो दोबारा भी पूछी जा सकती है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। बेसिकली हमने यही देखना होता है कि वो स्टोरी थी क्या, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, और फिर एनालिसिस। तो अगर नहीं समझ आई तो आप दोबारा इसको देखें, ज़रूर समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।